नमस्कार। आज है 19 जनवरी और दिन शुक्रवार। ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा और मैं हूँ सुमिरनप्रीत कौर। इस्राएल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने फलस्तीनी राष्ट्र के लिए अमेरिकी दबाव को खारिज किया। בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, מדינת ישראל חייבת לשלוט ביטחונית על כל השטח המערבי। अमेरिका ने कहा कि दो राष्ट्र समाधान फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए स्थायी शांति का एकमात्र तरीका है। We do believe that this conflict, as all conflicts do, will end at some point, and that there needs to be a political path forward for the establishment of a Palestinian state. That is the only way. विस्तार से आपको समझाएंगे कि 2 स्टेट समाधान क्या है और क्या है इसकी पृष्ठभूमि। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले प्राण प्रतिष्ठा के बीच क्या सोचते हैं वहाँ के मुसलमान। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पर फिर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं। भाई मस्जिद भी धन्नीपुर में बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, तो इसमें मुसलमान को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इससे पहले देश और दुनिया का हाल सुनिए सुमिरनप्रीत कौर से। तनाव बढ़ने के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने तुर्की के अपने समकक्ष से हुई बातचीत में मौजूदा हालात की जानकारी दी है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय की ओर से सोशल मीडिया पर बयान के मुताबिक तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने पाकिस्तान और ईरान के बीच हुए घटनाक्रम पर चर्चा करने के लिए पाकिस्तानी विदेश मंत्री जलील अब्बास जिलानी को फोन किया। सबसे पहले ईरान ने बलूचिस्तान में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। उसके जवाब में पाकिस्तान ने भी गुरुवार को ईरान पर हमले किए। इस पूरी घटनाक्रम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री का कहना है कि उनकी सरकार ईरान के साथ तनाव बढ़ाना नहीं चाहती है। दक्षिणी गजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस में हमास लड़ाकों पर इस्राएली सेना ने हमला किया है। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि पिछले 24 घंटों में 140 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए हैं। कई नागरिक शहर छोड़कर भाग गए हैं। उत्तर कोरिया का कहना है कि उसने इस सप्ताह अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान के साझे ड्रिल के जवाब में अपने अंडर वाटर न्यूक्लियर सिस्टम का परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया ने बताया है कि परमाणु हथियारों से लैस अंडर वाटर ड्रोन का परीक्षण देश के पूर्वी तट पर हुआ है। दक्षिण कोरिया और उसके सहयोगियों से अब तक इस परीक्षण पर कोई जवाब नहीं आया है। ऐसा तब हुआ है जब उत्तर कोरिया ने हाल के हफ्तों में सैन्य गतिविधियां तेज कर दी हैं। उत्तर कोरिया ने रविवार को एक नए सॉलिड फ्लूइड इंटरमीडिएट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल तैनात करने का दावा भी किया था। जनवरी के पहले हफ्ते में दक्षिण कोरिया से लगने वाली सीमा पर लाइव फायर ड्रिल भी किया गया था। गुजरात के वडोदरा की हरणी झील में गुरुवार को एक नाव डूबने से 12 बच्चों समेत 14 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 2 शिक्षक भी शामिल थे। ये बच्चे स्कूल से पिकनिक के लिए गए हुए थे। वडोदरा के एक सामाजिक कार्यकर्ता ने कहा कि नगर निगम और ठेकेदार के कारण यह हादसा हुआ। उन्होंने कहा कि नाव में क्षमता से ज्यादा लोग सवार थे और उनके पास लाइफ जैकेट नहीं थे। सामाजिक कार्यकर्ता अतुल गमची ने एक समाचार एजेंसी से कहा कि जो हादसा हुआ उसमें 22 लोगों की मौत हुई है। बोट में 2 रेस्क्यू लोग भी बैठने चाहिए, तरवैया जो होते वो भी होने चाहिए, वो भी नहीं थे। साथ में बोट में जो भी लोग बैठते उनको ऐसे जैकेट दिए जाते जो कुछ हुए तो बच सकते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। साथ में ये पूरा जो तालाब है उसके आजू बाजू कोई सीसीटीवी कैमरे भी नहीं रखे। मणिपुर में गुरुवार और बुधवार की दरमियानी रात हुई हिंसा में 5 आम नागरिक और सेना के 3 जवान मारे गए हैं। इसके एक दिन पहले बुधवार की सुबह टेंगनो पाल में हथियारबंद चरमपंथियों के हमले में 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई थी और 6 लोग घायल हो गए थे। 2 दिन की हिंसा में कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को राज्य के कई हिस्सों में हिंसक प्रदर्शन भी किए गए। बीते 8 महीने से राज्य में हिंसा जारी है जो थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय लोक दल के साथ गठबंधन करने का ऐलान किया है। इनके मुखिया अखिलेश यादव और आरएचडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसके लिए बनाई गई उच्च स्तरीय समिति को अपना जवाब भेजा है। पार्टी के संचार मामलों के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया साइट पर 4 पन्नों के जवाब को पोस्ट किया है।
ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि उन्होंने अमेरिका से कहा है कि गजा में युद्ध खत्म होने के बाद वो फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का विरोध करते हैं। एक संवाददाता सम्मेलन में नेतन्याहू ने कहा कि वो पूरी जीत हासिल करने तक गजा में आक्रमण जारी रखने की कसम खाते हैं। उन्होंने कहा कि हमास का खात्मा और बाकी इस्राएली बंधकों की वापसी होने तक आक्रमण जारी रहेगा और इसमें कई महीने लग सकते हैं। हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गजा में अब तक लगभग 25,000 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। इतने लोगों में मारे गए लोग और गजा पट्टी में जो आबादी विस्थापित हुई है, उसके बाद इसराइल पर आक्रमण पर लगाम लगाने और युद्ध को स्थायी अंत तक सार्थक बातचीत में शामिल होने का भारी दबाव है। अमेरिका सहित इसराइल के सहयोगियों और उसके कई दुश्मनों ने लंबे समय से निष्क्रिय पड़े टू नेशन समाधान को फिर से जिंदा करने का आग्रह किया है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि दो राष्ट्र समाधान क्या है, अमेरिका के फलस्तीनी देश के निर्माण और टू स्टेट सॉल्यूशन यानी कि दो राष्ट्र समाधान के विचार का इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने सार्वजनिक रूप से विरोध किया और अमेरिका की आलोचना की। बिन्यामिन नेतन्याहू ने फलस्तीनी संप्रभुता की संभावना को खारिज किया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल को अपनी सुरक्षा के लिए पूरे वेस्ट बैंक पर और गजा पर नियंत्रण की जरूरत है। दरअसल बाइडेन प्रशासन का मानना है कि फलस्तीनी राष्ट्र का निर्माण इसराइल की स्थायी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने अमेरिका से कह दिया है कि वे किसी भी सूरत में युद्ध के बाद फलस्तीनी राष्ट्र की स्थापना का विरोध करते हैं। בכל הסדר בעתיד הנראה לעין, עם הסדר, בלי הסדר, मदीनात इसराइल। बिन्यामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि निकट भविष्य में इसराइल का जॉर्डन नदी के पश्चिम के सभी इलाकों पर सुरक्षा नियंत्रण होना चाहिए। ये एक जरूरी शर्त है और ये फलस्तीनी संप्रभुता के विचार के खिलाफ है। मैंने ये सच्चाई अपने अमेरिकी मित्रों को बताई है। मैंने ऐसे किसी विचार को ही खारिज किया है जो इसराइल की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाएगा। इसराइल का प्रधानमंत्री ऐसा होना चाहिए जो इसराइल के हित को आगे रखते हुए अपने सबसे अच्छे दोस्तों को भी ना कहने में सक्षम हो। हमें हमास पर पूरी जीत चाहिए। पूर्ण जीत के लिए हमास की सैन्य और सरकारी क्षमताओं का खात्मा किया जाना जरूरी है और पूरी जीत हासिल करने के लिए बंधकों की वापसी जरूरी है। गजा को इसराइल के सुरक्षा नियंत्रण में शामिल होना होगा। गजा में प्रवेश करने वाली हर चीज पर इसराइल का नियंत्रण हो। ये युद्ध के बाद किसी भी समाधान के लिए बुनियादी शर्तें भी हैं। तो ये थे बिन्यामिन नेतन्याहू के शब्द। जी, अब बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के लिहाज से गजा के पुनर्निर्माण को सुरक्षित करने का एकमात्र तरीका है टू स्टेट सॉल्यूशन। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि कई अरब देशों ने गजा पट्टी के पुनर्निर्माण में मदद करने की प्रतिबद्धता जताई है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि दो राष्ट्र समाधान फलस्तीनियों और इसराइलियों के लिए स्थायी शांति का एकमात्र तरीका है। एक संवाददाता सम्मेलन में मिलर ने कहा, We do believe that this conflict, as all conflicts do, will end at some point, and that there needs to be a political मुझे लगता है कि फलस्तीनियों के लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। एक स्थायी समाधान के जरिए हम फलस्तीनियों को एक भविष्य दे पाएंगे और इसराइली लोगों के लिए स्थायी सुरक्षा हासिल करने का एकमात्र यही तरीका है। शांति और स्थिरता के जैसे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए कुछ कठिन फैसले लेने होंगे। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा है कि ये साफ है कि वॉशिंगटन चीजों को अलग तरह से देखता है। नेतन्याहू की घोषणा इसराइल और उसके करीबी रह चुके अमेरिका के बीच गहराते हुए मतभेद को दर्शाता है। और अगर सुमिरन गजा की जमीनी हकीकत की बात की जाए तो दक्षिणी गजा के सबसे बड़े शहर खान यूनिस में हमास लड़ाकों पर इसराइली सेना का हमला जारी है। लाखों विस्थापित हैं, लाखों फलस्तीनी शरणार्थी शिविरों में हैं जहां भोजन, पानी और दवाइयों की बहुत ज्यादा कमी है। इसराइल पर भी अब इस युद्ध को खत्म करने का दबाव बढ़ता जा रहा है। तमाम लोग जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, शांति मार्च निकाले जा रहे हैं। कल तेल अवीव में शांति मार्च का आयोजन करने वाले एलोन ली ग्रीन ने बीबीसी से कहा, And the real problem is the refusal of our government for many years. एलन ली कह रहे हैं कि वास्तविक समस्या ये है कि सरकार सालों तक शांति स्थापित करने या कब्जे को खत्म करने में सफल नहीं हुई। लेकिन ये जो यथास्थिति है यानी कि स्टेटस को कोई विकल्प नहीं है। ये फलस्तीनियों के लिए भी अच्छा नहीं है और ये इसराइलियों के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हम देख चुके हैं कि जब आप सेना की मदद से लाखों लोगों को नियंत्रित करते हैं, जब आप लोगों को आज़ादी नहीं देते तो हिंसा पैदा होती है और हम सब इसी हिंसा की कीमत चुका रहे हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी बुधवार को कहा कि गजा में जारी युद्ध ने क्षेत्रीय असुरक्षा को बढ़ा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस संकट को हमेशा के लिए हल करने की खातिर इस्राएली कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में 2 राष्ट्र समाधान के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इस समय जिस सिद्धांत की चर्चा हो रही है वो है 2 राष्ट्र समाधान यानी कि 2 नेशन सोल्यूशन। पॉडकास्ट में शामिल करते हैं इस्राएल की राजधानी यरूशलेम से वरिष्ठ पत्रकार हरेंद्र मिश्र को। तो हरेंद्र, हमारे श्रोता जानना चाहते हैं कि यही जो बड़ा कॉन्सेप्ट है ना, ये 2 नेशन सोल्यूशन यानी कि 2 राष्ट्र समाधान क्या है? देखिए, ये 2 स्टेट सोल्यूशन जो है ये बहुत बड़ी चर्चा और बहस का विषय है। लेकिन आपको ये बताते कि इसकी चर्चा जो है इस्राएल के निर्माण के पहले ही शुरू हो गई थी, और जब जब यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल बना है और जब जब इस तरह यहाँ पर संघर्ष का माहौल बना है, तब तब इसकी चर्चा जो है वो काफी तेज हुई है। आपको बताएं तो सबसे पहले इसकी चर्चा 1937 में शुरू हो गई थी। दरअसल अगर गौर करें तो यहाँ पर भी जो है बरतानिया का साम्राज्य का यह हिस्सा हुआ करता था 1948 के पहले। यहाँ पर ब्रिटिश मैंडेट था, और अगर हम तुलना करें तो भारत और यहाँ पर भी जो डेवलपमेंट्स उस समय हुई 1930 और 40 के दशक में, तो काफी कुछ समानताएं नजर आती हैं। तो 1937 में पील कमीशन सबसे पहले बना और उस समय यह चर्चा शुरू हुई, और उसके बाद 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान हुआ, फिर 242 रेजोल्यूशन आया, प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र का 1967 के युद्ध के बाद। तो इस तरह के लगातार जो है बातें और प्रयास इस तरह के प्रयास होते रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन के तहत जो है अरब और इजरायली जो समस्या है उसका समाधान निकालने के लिए। और दरअसल फिर अरब और फलस्तीनी, ये इसको भी लेकर के काफी लंबी बहस का एक विषय है, साथ ही साथ जो पैरेलली समानांतर चलता रहा है। पैलेस्टीनियन जो है पैलेस्टीनियंस ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा भी कर दी 1988 में, और उसके बाद लोगों को लगा कि ये एक तरह से जो है यहूदी राष्ट्र को मान्यता इससे मिल रही है। उसके बाद मैड्रिड, ओस्लो, कैंप डेविड, अरब लीग के तरफ से प्रस्ताव, अनापोलिस कॉन्फ्रेंस, तो इस तरह के कई बार जो है ये चर्चाएं तब तक देखी गई हैं जब जब यहाँ पर माहौल बेहद तनावपूर्ण रहा है या फिर तनाव की ओर बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये जो समाधान है अभी फिर इसकी चर्चा इसीलिए शुरू हो रही है कि लोगों का मानना है कि सिर्फ इसके तहत ही जो है यहाँ पर शांति को फिर से बहाल किया जा सकता है। हरेंद्र, ये बताए कि जिस तरह से हमास ने जब अटैक किया 3 महीने हो गए, और हमास के अटैक से पहले 2 हफ्ते पहले ही नेतन्याहू ने कहा था कि वो एक समाधान की ओर बढ़ रहे हैं, और उस समय भी इस प्रस्ताव की चर्चा हो रही थी। देखिए, जैसा मैंने बताया कि ये जो है बहस और इस तरह की चर्चा जो है ये लगातार होती रही है। दबाव भी अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का रहा है इस्राएल के ऊपर, और वो भी जब चर्चा हुई और उस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया, ये इस तरह का वक्तव्य वो लगातार देते रहे। लेकिन नेतन्याहू के साथ एक समस्या बड़ी ये रही है कि जब भी उन्होंने इस तरह का बयान दिया है, उनके समर्थक या उनकी पार्टी के लोग या उनके पार्टी को समर्थन देने वाली अन्य पार्टियां, सभी के तरफ से बार बार ये कहा गया कि ये जो है वो जो कह रहे हैं उनकी कथनी और करनी में फर्क है, वो कह कुछ रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने कभी भी इस समाधान का जो है समर्थन सही मायने में नहीं किया है, और ये उनकी करनी जो है उससे साफ तौर पर दिखता रहा है। उनके पूरे प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर अगर गौर करें तो सारे उन्होंने उस तरह के ही इक़दामात लिए, उसी तरह के उनका प्रयास हमेशा ये रहा है कि फिलिस्तीनी राष्ट्र जो है उसका निर्माण न हो पाए। मतलब अब आप ये देखिए, अब आप ये देखिए कि अमेरिका भी कह रहा है कि भाई इस पे चर्चा करो, इस पे कुछ समाधान करो, लेकिन अमेरिका का भी विरोध कर रहा है, जो कि अमेरिका का दोस्त है इस्राइल। जी, एक और मजेदार बात यह है कि यहाँ पर लिकुद पार्टी जो उनकी पार्टी है बेंजामिन नेतन्याहू की, उसमें वो सारे जो सांसद जो कि नए माने जाते हैं या पार्टी में जिनका अभी उस तरह का कद नहीं है, उनसे वो बातचीत भी कर रहे हैं और उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि मैं एकमात्र नेता हूं जो अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हो करके अपना पक्ष रख सकता हूं और उसका विरोध कर सकता हूं। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है यहाँ के घरेलू राजनीति में, और ये भी वो हमेशा दर्शाने की कोशिश करते रहे कि उन कद जो है बाकियों से ज्यादा उनसे बड़ा है, और साथ ही साथ
उनके नेतृत्व में जो है इस्राइल सुरक्षित है, इस तरह की वो बात करते रहे। उन्हें मिस्टर सिक्योरिटी का भी खिताब बहुत सारे लोग और उनके समर्थक देते रहे, जिस पर अब जो है एक दाग सा लग गया है अक्टूबर 7 के हमले के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया हरेंद्र मिश्र इस पॉडकास्ट में सीधे इस्राइल से शामिल होने के लिए। यहीं पर अपने श्रोताओं को बता दें कि अगर आप इस टू नेशन कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, टू नेशन सॉल्यूशन को समझना चाहते हैं, तो bbchindi.com पर इस पूरे विचार को समझाती हुई एक कॉपी मौजूद है जो कि आपके पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। कार्यक्रम में आगे यहाँ पे लोगों ने जो उलमा लोगों ने उनको समझाया कि आप लोग छोड़ कर ना जाइए, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ पुलिस वालों ने भी उनको रोका कि आप लोग अयोध्या छोड़ कर ना जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले क्या कुछ चल रहा है, सुनवाएंगे आपको कुछ खास विशेष रिपोर्ट। कुलदीप सिंह जाखड़ लिख रहे हैं कि 2 राज्य समाधान की संभावना में विश्वास काफी कम हो गया है, जिससे सार्वजनिक समर्थन में गिरावट आई है। शमशाद समस्तीपुरी कह रहे हैं कि 1948 से पहले इस्राइल नाम का कोई देश इस धरती पर नहीं था। हेमत पोपली लिख रहे हैं कि ब्रिटेन ने देशों का विभाजन खतरनाक तरीके से किया। और सिंह धारा लिख रहे हैं कि इस्राइल ने दिन दिन की अपडेट हरेंद्र मिश्रा देते हैं, बहुत सटीक। जफर आलम हाशमी लिख रहे हैं कि आने वाले समय में अयोध्या से मुस्लिम समाज को पलायन करना पड़ेगा। डी.के. परमार कह रहे हैं कि शनिवार रविवार समाचार में अवकाश का क्या कारण है। मैंने आपसे कहा था ना भाई, देखिए 5 दिन आप भी काम करते होंगे, 5 दिन हम भी काम करते हैं, 2 दिन हम भी छुट्टी लेते हैं, तो फिलहाल तो हम 5 दिन आपके लिए आते हैं। बताना ज़रूरी है कि अब जब हम मंडे को आएंगे ना, तो हम जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है 22 तारीख को, पूरे 1 घंटे का प्रोग्राम आपके लिए लाएंगे। जी, अगर YouTube की बात की जाए तो सत्यव्रत मिश्रा है जो कह रहे हैं 2 स्टेट सॉल्यूशन ही सबसे सही समाधान साबित होगा। हमारे साथ इजराइल अंसारी हैं और अजय कुमार विश्वकर्म हैं जो बता रहे हैं कि मनोज तिवारी का जो नया गाना है उस पर वो बात कर रहे हैं। मालिनी पंत हैं जो कह रही हैं नेतन्याहू को संयम से काम करना चाहिए और एक सिर्फ नेता जो है वो वर्तमान में नहीं भविष्य के लिए भी काम करता है। नेपाल से हमें लक्ष्मण पुंडेल सुन रहे हैं, हार्दिक अभिवादन। मोहम्मद मुनव्वर हुसैन कह रहे हैं कि इस्राइल बहुत अधिक पढ़ नहीं पा रहा हूँ, सबक सिखाने का पढ़ नहीं पा रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया टिप्पणियों के लिए। आप सुन रहे हैं BBC हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर, पूरा दिन पूरी खबर। 22 जनवरी में अब सिर्फ गिनती के 3 दिन बचे हैं और अयोध्या में राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों से हैं। प्रधानमंत्री मोदी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत हजारों महत्वपूर्ण हस्तियों को इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का न्योता भेजा गया है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। कांग्रेस ने बीजेपी पर इस आयोजन को राजनीतिक यानी कि पॉलिटिकल इवेंट में बदलने का आरोप लगाया है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, शरद पवार समेत कई नेताओं ने कहा है कि वो जाएंगे, 22 जनवरी के बाद जाएंगे। जी, भारत के 2 शंकराचार्यों ने भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को सही विधि से ना किए जाने की बात कही है और वो इस आयोजन में शामिल नहीं होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में आयोजन की तैयारियों का आज जायजा लिया। अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था की स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि जो लोग हैं वो 22 जनवरी के बाद आएं, अपना कार्यक्रम बनाएं, क्योंकि 22 जनवरी को बहुत सारे लोग आ रहे हैं और उससे असुविधाएं आपको ही होंगी, इसलिए उन्होंने अपील की कि ना आए 22 तारीख को। इस बीच धार्मिक अनुष्ठानों के बीच कल गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित हो गई। अब इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस नई प्रतिमा की पहली तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है, लेकिन ये वो मूर्ति नहीं है जिसकी पहले से पूजा अर्चना होती आई है। ये एक नई मूर्ति है। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने रामलला की इस नई मूर्ति को लेकर एक बयान दिया जिसकी बहुत चर्चा हो रही है।
दिग्विजय सिंह ने एक्स पर लिखा, मैं तो शुरू से ही ये कह रहा हूं कि जिस रामलला की मूर्ति रखे जाने पर विवाद हुआ वो कहाँ है, दूसरी मूर्ति की क्या आवश्यकता थी, और राम जन्मभूमि मंदिर में भगवान राम की मूर्ति बाल स्वरूप होकर मां कौशल्या की गोद में होना चाहिए, लेकिन जिस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो तो बाल स्वरूप की नजर ही नहीं आती है। उनके इस बयान पर, यानी कि जो दिग्विजय सिंह ने कहा, उसके बयान पर भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है उमा भारती, उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को तो कुछ ना कुछ बोलते रहने की आदत है। आप किनकी बातें कर रहे हो? दिग्विजय सिंह जी की। उनकी तो आदत ही है कुछ ना कुछ बोलने की। उनके बोलने का महत्व खत्म हो गया है, बल्कि उनकी हालत ये हो गई थी कि वो खुद ही बोलते थे कि मैं जहाँ दिख जाऊंगा वहाँ वोट कम हो जाएंगे। इसलिए आप ऐसे लोगों की बात मत करिए ना जो बेवजह बोलते हो। उनकी बात का जवाब देना भी समय की बर्बादी है, मेरी और आपकी। करीब 10,000 मेहमानों की मौजूदगी में होने वाले इस आयोजन पर स्थानीय लोगों की भी नजर है, जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय भी शामिल है। ये लोग राम जन्मभूमि इलाके के चारों तरफ बसे हुए हैं और मौजूदा हालात को लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं। सुनिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव का भेजा ब्यौरा। राम मंदिर परिसर के पास इस घर में कई पीढ़ियों से मिठाई के डिब्बे बनते रहे हैं। यहां से इन्हें मिठाई की दुकानों पर भेजा जाएगा, जहां इनमें प्रसाद खरीदा और चढ़ाया जाएगा। 31 साल पहले तक फूलजहां के पिता फतेह मोहम्मद ये काम करते थे, लेकिन 7 दिसंबर 1992 को एक गुस्साई भीड़ ने फूलजहां के घर हमला करके उनको अनाथ कर दिया था। फूलजहां ने अपने घर में हमसे बात की। हमारे अब्बू को शहीद किया, बाहरी लोग जो आए थे उन्होंने मारा। हम लोग बहुत दिक्कत में परेशान हुए थे। फिलहाल हम अयोध्या में सुकून से हैं, कोई परेशानी नहीं है। जब इतनी बड़ी मंजिल हम लोग ने पार कर दिया, वो भी होगा जो होगा, आगे देखा जाएगा। घबराहट रहेगा कि कभी कुछ हो ना जाए अयोध्या में, लेकिन तो अभी फिलहाल ठीक है। 1992 में अयोध्या की बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। इसके बाद हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी कानूनी लड़ाई चली। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2019 के ऐतिहासिक फैसले में कहा कि अयोध्या की विवादित भूमि पर मंदिर बनाया जाएगा। करीब 20 किलोमीटर दूर एक नई मस्जिद के लिए जगह भी तय हुई। अयोध्या में जो निर्माणाधीन राम मंदिर है, उसके ठीक पीछे की सड़क का इलाका है ये, इसको कटरा कहते हैं। मंदिर एकदम बगल में है और यहाँ का जो कॉम्पोजिशन है इस जगह का वो ये है कि दर्जनों मंदिर हैं और बहुत सारी मस्जिदें हैं उनके बगल में। और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उसमें 2 हिंदू परिवार, 1 मुस्लिम परिवार, 2 मुस्लिम परिवार, 3 हिंदू परिवार, इस तरह से रहते आए। जब 1992 में यहाँ पर जो दंगे हुए उसमें जान माल का नुकसान यहाँ पर भी लोगों को हुआ था। अभी भी मुस्लिम समुदाय यहाँ पर रह रहा है। उसके बाद से उनका कहना है कि उसके बाद से यहाँ पर अमन रहा है और ओवरऑल शांति रही है। लेकिन जो एक इतना बड़ा ये आयोजन हो रहा है उसको लेकर थोड़ा सा एक एंजाइटी का सेंस उनके अंदर साफ तौर पर दिखता है। हमने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष मोहम्मद आजम कादरी से बात की। ऐसे मेरे भी धार्मिक स्थल के जीर्णोद्धार होते, निर्माणकार होते तो हमको भी खुशी मिलती है। और ये गंगा जमुनी जो तहजीब है इसमें एक 4 चांद लग जाता है। बेहतर होता है कि यहाँ प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, किसी एक कम्युनिटी का नहीं है। यहाँ की कम्युनिटी किसी राजनीति पर नहीं पढ़ना चाहती है और न तो राजनीति का हिस्सा बनना चाहती है कि अब किसी भी तरह से हम हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का कोई काम करें या हम लोगों के ऊपर कोई राजनीति करें। जो चीज़ें जहाँ जैसे हैं वो महफूज रहें, यही चाहते हैं यहाँ के लोग। 2020 में राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी और अब उसमें प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। 70 एकड़ वाले इस परिसर के चारों तरफ करीब 1 दर्जन मस्जिदें, मज़ारें और मदरसे हैं और यहाँ सदियों से पूजा पाठ और अजान साथ साथ होती रही है। अयोध्या और फैजाबाद को ट्विन सिटीज के नाम से जाना जाता है। फिलहाल फैजाबाद अयोध्या जो नया जिला बना है अब उसके अंतर्गत आता है, लेकिन जो अवध के पहले नवाब थे उन्होंने इसको अपनी पहली राजधानी बनाया था। इसके बाद वो लोग अपनी राजधानी यहाँ से लेकर लखनऊ चले गए और उनके साथ उनके काम करने वाले तमाम हिंदू मुसलमान सब यहाँ से शिफ्ट किए। लेकिन एक सब्सटैंशियल पॉपुलेशन थी इन दोनों मजहब के लोगों की जो यहाँ रह गई। उनकी सक्सेसिव जनरेशंस आज भी यहाँ चारों तरफ हैं और एक साथ रहती हैं। हामिद जाफर मीसम सदस्य हैं शिया वक्फ कमेटी अयोध्या के। जब एक बार सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो उस पर फिर किसी तरीके का कोई विवाद नहीं।
भाई मस्जिद भी धन्नीपुर में बन रही है और मंदिर भी बन रहा है, तो इसमें मुसलमान को कहीं भी कोई आपत्ति नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारा कहने का मकसद ये है कि जो मीडिया जगत है उसको जो कार्यक्रम है 22 जनवरी का, तो वो मुसलमानों से ये पूछना कि आप क्या करेंगे 22 को, क्या करेंगे भाई, वो जो 21 को कर रहे थे वही 22 को भी करेंगे। करीब 30 लाख की आबादी वाले अयोध्या जिले में 5 लाख मुसलमान रहते हैं, जिसमें करीब 5,000 नए बन रहे राम मंदिर के इर्द गिर्द रहते आए हैं। अनुमान है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद हर महीने राम मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद 25 से 30 लाख हो सकती है। शायद पुराने नुकसान को याद कर कुछ लोगों के मन में बेचैनी भी है। मोहम्मद खली खान एक दुकानदार हैं जो चौक फैजाबाद में स्टेशनरी की शॉप चलाते हैं। अभी ये बात 8-10 दिन पहले जो है टाटसा मस्जिद में कुछ लोग आए थे अयोध्या से, ये बताने के लिए कि भाई हम लोग घर छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी भीड़ होगी। लेकिन यहाँ पे लोगों ने, जो उलमा लोगों ने उनको समझाया कि आप लोग छोड़ के ना जाइए, हम अधिकारियों से बात कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कुछ पुलिस वालों ने भी उनको रोका कि आप लोग अयोध्या छोड़ के ना जाइए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। प्रशासन और सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि इस भव्य आयोजन और उसके बाद की सुरक्षा के लिए इंतजाम पूरे हैं और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी के अयोध्या सांसद लल्लू सिंह से जाकर उनके घर पे बात की। नहीं, सारी व्यवस्था है, उस समय भी उनके साथ कोई घटना नहीं घटी इस प्रकार, और वो जिस प्रकार अयोध्या के अन्य हमारे सब नागरिक रहते हैं उसी रूप में वो रहते हैं, और हम सब भी उनका आपस में भाईचारा का व्यवहार बनाकर रखते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी तो विकास के जितने भी काम कर रहे हैं वह सबके लिए कर रहे हैं, उसमें कोई नहीं कह सकता कि इस धर्म का ज़्यादा हुआ, इस धर्म का कम हुआ। हमारे संगठन ने कभी हमसे नहीं कहा कि किसी से दूरी बना कर रखिए, क्योंकि ये सब भारत के नागरिक हैं। पर हकीकत यह भी है कि 1992 में जिनका सब कुछ उजड़ गया था वो आज भी उसे भुला नहीं सके हैं। हफीजुर रहमान आलमगंज कटरा के रहने वाले हैं और अपने नुकसान को पूरी तरह से याद करते हैं। 90 घंटे में हम लोग सब उसमें हमें बड़े बाप को मार डाला था, बड़े बाप को बेटे मार डाला था, 3 जाने गई थी, उसी में हम खौफ सवार थे, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उसके बाद से तो कभी यहाँ दंगे नहीं हुए? नहीं, कोई नहीं, बहुत सही चल रहा है काम, और अल्लाह पाक शुक्र है कि ऐसा कोई सी बात नहीं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद राम मंदिर को पूरी तरह तैयार होने में 2 साल तक लग सकते हैं। निर्माण कार्य 24 घंटे जारी है, भक्तों का आना भी बढ़ रहा है। इस बीच निर्माणाधीन मंदिर के पास वो जिंदगियां भी चल रही हैं जो अच्छे या बुरे वक्त में इससे जुड़ी रही हैं और भविष्य की ओर उम्मीद से देख रही हैं। नितिन श्रीवास्तव का भेजा ब्यौरा तो हमने सुन लिया। अब सीधे एक शामिल कर लेते हैं नितिन को, जो कि अयोध्या में ही मौजूद है। तो नितिन, किस तरह की तैयारियां हैं, जरा आंखों देखी सुना डालिए। बहुत ही भव्य माहौल है यहाँ पर इस वक्त। हर दूसरे तीसरे दिन मुख्यमंत्री आ रहे हैं, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सिक्योरिटी है, और अब धीरे धीरे शहर के आसपास नाकेबंदी हो रही है। आज दोपहर में 3 से 4 घंटे अयोध्या का जो शहर से जाने वाला रास्ता है वो सील कर दिया गया था। वहां पर सिक्योरिटी ड्रिल्स चल रहे थे। सड़कों की रात भर सफाई होती है। मैंने पहली बार 12:30-1:30 बजे रात को जो है सड़कों की सफाई का काम देखा है, और एकदम लास्ट मिनट जो अरेंजमेंट्स होते हैं वो किए जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा कंटिंजेंट सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर आ रहा है और बाहर से लोग आ रहे हैं। के आसपास सफाई हो रही है। मंदिर में जो काम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आज जो स्टैचू है, जो नई मूर्ति है, उसको जी इस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर, और बहुत भव्य आयोजन की बात की जा रही है आगे चलकर। तो नितिन श्रीवास्तव, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर हम अपने लिसनर्स से जो कि इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं माफ़ी मांगते हैं कि वो बीच बीच में थोड़ा सा व्यवधान हुआ, उसकी वजह से पूरी आप बातें नहीं सुन पाए, पूरी आप आवाज़ नहीं सुन पाए। तो आज के इस पॉडकास्ट यानी कि पूरा दिन पूरी खबर में इतना ही। अब आपसे अगली मुलाकात सोमवार को होनी है और समय यही होगा, शाम
7 बजे या 7:30 बजे? 7:30 बजे। जी। और बताना जरूरी है क्योंकि शनिवार और रविवार को हम नहीं आते। 7:30 से 8:30 तक 1 घंटे का एक स्पेशल प्रोग्राम हम 22 तारीख को आपके लिए लाएंगे। स्टूडियो संभाल रहे थे अजीत सारथी, मुझे और सुमिरन को विदा दे। हाँ, कहना जरूरी है, हमें सुनने के लिए शुक्रिया। फिर से एक मौका दीजिएगा सोमवार को ताकि हम आपको शुक्रिया अदा करें। नमस्कार।